सुनिए डॉक्टर साहब, अरे हमरा पहले बात सुनिए, फालतू बात मत कीजिए। एक तो किसान अपना खेत में फसल रोपा है और आप हल चला करके उसको बर्बाद कर दीजिएगा। आप अगर हमारे खेत में घुस करके काटिएगा तो उसके पहले आपको हमारे लाश पर से गुजरना पड़ेगा। क्या समझे? ठीक है। प्राइम वीडियो पर हाल ही में एक ओटीटी प्लेटफॉर्म जो प्राइम वीडियो है उस पे एक सीरीज़ आया ग्राम चिकित्सालय। उसमें एक बहुत ही इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस रही राम अवतार सिंह की, जिन्होंने सरकारी अस्पताल के बाहर खेत जोत दिया होता है, वहाँ पे फसल उगा ली होती है और उसका किरदार निभाया पटना में रहने वाले अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा जी ने। इनका जन्म 1939 का है और वो तमाम उम्र नाटक से जुड़े रहे और उम्र के इस पड़ाव में ओटीटी में काम करने का मौका मिला और चंद मिनटों की परफॉर्मेंस ने इनको नेशनली पॉपुलर कर दिया, क्योंकि वो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सॉलिड थी। इनकी पूरी जो आपने अभी डायलॉग डिलीवरी देखी, ये किसी प्रैक्टिस नहीं है, ये एक बार निभाया गया वो परफॉर्मेंस है। और वो पारसी थिएटर की ऐसी ट्रेनिंग रही कि आज तक उसी का इम्प्रेसिव इम्प्रिंट आपको इसमें देखने को मिला। हम लोग पटना में इलेक्शन कवर करने के लिए आए हुए हैं। सौभाग्य से हमें अखिलेश्वर जी के बारे में जानने का मौका मिला, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे बात की जाए, क्योंकि ये उस बरगद के पेड़ की तरह हैं जिन्होंने बिहार में रहते हुए कई सीजन देखे, कई सरकारें आती जाती देखी, कई तरह के बदलाव होते देखे और उसी बदलावों को जानने की इच्छा हमें भी हुई कि साथ में बैठा जाए और थोड़ा-सा जाना जाए एक बुजुर्ग से कि उनकी नज़र से बिहार कितना बदला है, समय कितना बदला है और टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस हुई है। सबसे पहले सर, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। हमारे दर्शक भी बहुत खुश हो रहे होंगे कि एक आप जैसे कलाकार से मिलने का मौका मिला। अरे भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप मेरे यहाँ आए, मुझ जैसे नाचीज़ कलाकार को इतना सम्मान दिया और इतनी बड़ी बात कह दी कि नेशनल नेटवर्क पर आ जाने से भारतवर्ष में इनका नाम हो गया है। नाम क्या हुआ है हमको पता नहीं है, लेकिन मैं चूँकि कलाकार हूँ, मेरा हमेशा से यही मन के अंदर में प्रवृत्ति रही है कि अभिनय करना चाहिए। अभिनय से आदमी समाज के हर दृष्टिकोण को देखता और समझता है। आपने प्रश्न किया कि बिहार में क्या परिवर्तन आया है, तो एक कलाकार की हैसियत से मैं जब देखता हूँ उसको, तो एक ज़माना ये था कि हम लोग बाँस बल्ला गाड़ करके मंच किया करते थे। बिजली नहीं थी कहीं, पेट्रोमैक्स लटका करके नाटक किया करते थे। और आज की स्थिति परिवर्तित ऐसी हुई है कि हमारे पटना शहर में 4-4 थिएटर हॉल है और चारों थिएटर हॉल साउंड प्रूफ है। बिजली के हर सुविधा वहाँ है, डीमर का काम होता है वहाँ पर। आप चाँद दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, रात दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, सनलाइट दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। ये सारी सहूलियतें पहले नहीं थीं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। परिवर्तन के पीछे छुपा हुआ ये है कि मनुष्य के जीवन में प्रकाश एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। पहले हमको याद है मेरे 1939 में मेरा जन्म हुआ, आज़ादी के 7 साल पहले। तो एक बार हम मिलर स्कूल में पढ़ते थे वहाँ, तो मीठापुर में हमारा पैतृक मकान है। तो वहाँ से स्कूल जाने के लिए हम लोग को रेलवे लाइन क्रॉस करके, और एक प्लेटफॉर्म था वीआईपी प्लेटफॉर्म, वहाँ से क्रॉस करके और तब हम लोग सुल्तान पैलेस है जिसमें आजकल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, उसके बगल से एक पगडंडी थी, वहाँ से निकल करके स्कूल चले जाते थे। एक बार की घटना आपको बताएंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। हम 3 भाई, 2 हमारे कज़न ब्रदर बड़े और मैं, तीनों भाई एक साथ स्कूल जाते थे। उस वक्त का स्कूल का कोई ड्रेस नहीं था,
अपना फीता वाला पैजामा या फीता वाला पैंट और झोला और एक किताब रखने के लिए झोला बैग, वैसे पीठ पर लादने वाला नहीं होता था, ये तो फीता लगा हुआ रहता। तो हम लोग तीनों भाई, तो मैं चढ़ा ऊपर में प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो हमने कहा कि भैया, हे भैया, अरे देखिए गांधी जी। उस वक्त वीआईपी स्टेशन पर गांधी जी उतर रहे थे और उनका दोनों हाथ, दोनों किनारे दो महिलाएं थी, वो उनके कंधे पर हाथ रखे हुए, जो मेरे मुंह से जो जोर से निकला कि भैया देखिए गांधी जी, तो गांधी जी मुस्कुराते हुए इस तरफ मुड़े और फिर दाहिनी तरफ घूम गए और सीधे चले गए। सिपाही नाम का कोई ऐसा प्रबंध नहीं था उनके प्रोटेक्शन के लिए, 3-4 सिपाही लाठीधारी था। फिर गांधी जी आए, गाड़ियाँ एक वहाँ पर लगी हुई थी 2-3, उसमें गाड़ी में बैठे और चले गए। फिर हम लोग तीनों भाई बातचीत करते हुए कि आज हम लोग गांधी जी को देखा। तो गांधी जी को देखने का एक शौक तो पूरा हो गया, लेकिन मैंने उनके पैर को देखा, तो पैर में जो चप्पल था वो एक सीधा फीता अंगूठे से लगा हुआ दाहिनी तरफ गया और एक तरफ बाएं तरफ गया था, सिंपल चप्पल। वैसा ही चप्पल एक बार मैंने बनाते हुए एक मोची को देखा। अच्छा। तो मैंने पूछा, भैया ये चप्पल कैसे बनाते हो तुम? तो बोला कि अरे हुजूर, ये टायर जो होता है ना, कार वाला टायर, उसी का पतला पतला छील करके उसी से चप्पल बनाते हैं हम लोग, सो चमड़ा नहीं लगता है इसमें। हम कहा कि गांधी जी भी तो बोलते थे कि भाई चमड़े का चप्पल हमको नहीं पहनना है, अगर पहनना हुआ है तो स्वाभाविक रूप से मृत पशु के चमड़े से बने हुए चप्पल को पहनेंगे, जब्बा करके के जो चप्पल बनाया जाएगा चमड़ा, वो नहीं चप्पल पहनते। तो हमको बड़ा आकर्षण हुआ उस डिजाइन चप्पल देख करके। 1.5 रुपया में मिला वो। अच्छा। उस टाइम में 1.5 रुपया आज के करीब 150 के बराबर होगा, नहीं मुझे तो लगता है 1500 के अलावा बढ़ सकता है। तो मैंने उसको स्कूल के फीस के लिए जो पैसा मिला था उसमें से हमने चप्पल खरीद लिया। और चप्पल खरीद करके घर आए तो हमारे चाचा डॉक्टर साहब बोले कि अरे हरामजादा, ये टायर के चप्पल पहने हुए, गोड़े टेढ़ा हो जाएगा। अच्छा। अरे नहीं चाचा, गांधी जी इसने चप्पल पहनते हैं। अरे गांधी जी के गोड़ टेढ़ा हो गया तब, वो तो डंडा लेके चलते हैं। और फिर उसके बाद चप्पल मुझको नहीं पहनने दिया, क्योंकि हम तुमको बढ़िया चप्पल खरीद देंगे। अच्छा। तो ये एक रोचक कथा है। तो इसमें आप 2 चीज देख सकते हैं। एक जमाना ये था कि टायर के चप्पल में पहन करके लोग चलने को मजबूर थे, और आज बड़ी बड़ी कंपनियों के चप्पल पहन करके एक किसान भी चल रहा है तो बढ़िया जूता चप्पल पहन के चलता है। आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी है, और इसके पीछे रहस्य है बिजली का। बिजली गांव गांव तक पहुंची है, काफी तरक्की हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी तरक्की हुई है। स्कूल में जहां पहले झोपड़पट्टी का स्कूल हुआ करता था, वहां अच्छी बिल्डिंग बन गई है स्कूल के। टीचर्स की कमी जरूर रही है, लेकिन इन दिनों टीचर्स के विषय में हमेशा अखबार में निकलता है कि 1 लाख बहाली हो रही है, तो 50,000 बहाली हो रही है। अब कितनी बहाली हो रही है उतना हमको इंटरेस्ट तो रहता नहीं है, क्योंकि मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। 97 में मैं रिटायर हुआ हूँ। 97 में? हाँ, फरवरी 97 में। 28 साल हो रहा है मुझे सेवानिवृत्त हुए, और 38 वर्ष मैंने नौकरी की है। तो आप सोचो, मेरा एज हो गया 86, और ये 2 फरवरी को हो जाऊंगा 87 में प्रवेश कर जाऊंगा। तो इतनी लंबे समय से मैंने देखा। और चुनाव पहले, चुनाव की बात आप सुनिएगा तो आपको ताज्जुब लगेगा। वोट कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है कुछ पता नहीं चलता था। अच्छा। पर्ची से वोट पड़ता था, बक्सा रखा रहता था। लाल बक्स में वोट, तो लाल बक्स था कांग्रेस का था, लाल बक्सा में वोट डाला जाता, 3 गो बक्सा रखा रहता था, और जो गया उसके छीन करके उसका पर्चा डाल दी। अच्छा, जबरदस्ती जबरदस्ती। अब वो समय नहीं है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई है। अब वही कांग्रेस कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में गड़बड़ है। नहीं, इंट्रोड्यूस किया है कांग्रेस ने, आपको शायद पता होगा। बिल्कुल। ये मशीन कांग्रेस के जमाने में ही आया है, और टीएन शेषन उस वक्त थे इलेक्शन कमीशन, तो वो उन्होंने इसको लागू किया था। और आई कार्ड जो बना है उन्हीं के जमाने में बना है। नहीं तो आई कार्ड वगैरह का कुछ नहीं था, जाइए वोट दीजिए,
का किसका का नाम है जी? तो राम स्वरूप, बाप का नाम स्वरूप, ठीक है जाओ दे दो। ये वोट का था। अब तो बगैर आप आइडेंटिटी कार्ड के वोट नहीं दे सकते हैं। सर मुझे ये बताइए कि आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपने पूरे बिहार को बदलते देखा है, ज़ीरो से हीरो बनते हुए एक तरह से देखा है, मगर देखते हैं कि आज भी बिहार बहुत सारे उसमें विकास के पैरामीटर्स पे, तरक्की के पैरामीटर्स पे वो बढ़ नहीं पाया। वजह क्या रही? कहाँ गलती? किस सरकार से गलती हुई? कौन से समय में गलती हुई? वो जो जिस रफ्तार से बाकी स्टेट बढ़ी, बिहार क्यों नहीं बढ़ पाया? आपकी पर्सनल क्या अंडरस्टैंडिंग है देखिए, उसमें? हमको तो एक सीधा सीधा यही लगता है। आप देख लीजिए अकाउंट्स सर्विस में और आईएएस के पोस्ट पर और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में बिहार के लोग सबसे ज़्यादा कम थे। और सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, साउथ के अधिकारी लोग बहुत थे, बंगाल के अधिकारी बहुत थे। तो उन लोगों ने बिहार के साथ न्याय नहीं किया। अच्छा। बिहार को जितनी संपत्ति मिलनी चाहिए थी, आपको पता नहीं होगा, ये सच्चिदानंद सिन्हा, जिनके नाम पर सिन्हा लाइब्रेरी है, बंगाल से बिहार में हाई कोर्ट लाने का उनका श्रेय है। अच्छा। नहीं तो यहाँ कोई भी मुकदमा हो तो आपको कलकत्ता जाना पड़ता था मुकदमा लड़ने के लिए। अच्छा। और अब हाई कोर्ट आपका पटना में उनकी सच्चिदा बाबू की देन है। अच्छा। सच्चिदा बाबू ने इतना संघर्ष किया उसके लिए। अच्छा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीन मिलाकर के एक स्टेट हुआ करता था। तीनों स्टेट से अलग करके बिहार को निकालने में सच्चिदा बाबू का हाथ है। और कांग्रेस की देन थी जब उस वक्त वो अलग हुआ। तो अलग होने के बाद बिहार का डेवलपमेंट चालू हुआ था। लेकिन आप सोच लो, सत्ता में जब तक की ईमानदारी नहीं रहेगी तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। ईमानदारी के नाम पर यही समझ लीजिए कि एक एक मंत्री के परिवार के लोग, ये एमएलए के परिवार के लोग अरबपति हो गए और नागरिक गरीब से गरीब होता गया। तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन अब मुझको लगता है और आम जनता को भी ये फीलिंग है कि पहले से भ्रष्टाचार में कमी आई है। अच्छा। और अंकुश लगा है। लेकिन फिर भी मनुष्य का स्वभाव है, अगर मुफ्त का कुछ मिल रहा है तो रख लो। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मैं खुद अपने ऊपर कहता हूँ, अपनी बात कहता हूँ। मुझको टिकट लेने में दिक्कत हो रही है तो मैं टीटी को कहता हूँ कि इतना पैसा लेके हमको बैठा दो। चरित्र का हनन वहाँ है। अगर व्यक्ति स्वयं अपने आप को संभाल ले तो ये भ्रष्टाचार मिट सकता है। लेकिन स्वार्थ आदमी को जान मारता है। और सबसे बड़ी दिक्कत हुई कि किसानों के प्रति नेग्लेक्ट रहा लोग। किसानों को जो सहूलियत मिलनी चाहिए, सहूलियत देनी चाहिए, खाद टाइम पर मिले, पानी टाइम पर मिले, बिजली मिले, अब मिलने लगा है। तो अब तरक्की हो रही है। अन्न के मामले में हम लोग जागरूक हो गए। नहीं तो एक ज़माने में आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि एक शाम का खाना छोड़ दो तो अमेरिका से हमको PL-40 में गेहूँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चैलेंज किया था शास्त्री जी कि अमेरिका का हम गेहूँ नहीं खाएंगे। और उसका नतीजा हुआ, उस वक्त जगजीवन राम एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाए गए थे। उन्होंने इतनी उपज पैदा कराई कि सरप्लस हो गया अपना बिहार, हिंदुस्तान सरप्लस हो गया अन्न के मामले में। तो ये तो करिश्मा है। एक ईमानदार व्यक्ति चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? चूँकि आपने जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक की राजनीति देखी है। आज कोई भी चीज़ होती है तो जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसीज़ को पे उँगली उठाई जाती है। कहते हैं कि उस इंसान ने ये बाँट दिया, वो बाँट दिया। उनकी पॉलिसीज़ पे, उनके डिसीज़न को क्वेश्चन। इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? क्योंकि आपने वो पूरा नहीं, देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस स्थिति में देश का शासन लिया था अपने हाथ में बागडोर, देश में कितना उथल पुथल हुआ था, लाखों लोग कट गए थे, देश का बंटवारा हुआ, बंटवारा लाचारी में करना पड़ा। जब एक पक्ष दो दो भाई है, एक हिंदू है एक मुसलमान है, अगर एक जिद पर अड़ जाए कि नहीं मुझको धर्म के नाम पर अलग स्टेट चाहिए,
तो आप पूरे देश को बचाने के लिए उसको दे दो एक टुकड़ा, ताकि वो शांति से अपना चला। लेकिन जो मंशा थी नेहरू जी की कि शांति आ जाएगी, वो नहीं आ सकी, क्योंकि धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, लेकिन सारे लोग तो गए नहीं, चुन चुन कर गए नहीं, कुछ लोग रह गए, कुछ लोग चले गए। वहाँ भी कुछ हिंदू लोग रह गए, यहाँ भी कुछ मुस्लिम लोग रह गए। तो नेहरू जी की सारी पॉलिसी गलत नहीं थी। भाखड़ा नंगल डैम उनके टाइम में बना, ये बरौनी थर्मल पावर जो स्टेशन है वो उनके टाइम में बना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी की। उनकी कल्पना थी कुछ बड़ा इंडस्ट्री आ जाएगा तो अपना देश आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मार खाए, गांधी जी के सिद्धांत से वो हट गए। गांधी जी का सिद्धांत था कि गांव को उठाओ, स्वरोजगार करो, सत्य अहिंसा पर चलो। ये सब सिद्धांत जो थे उनके, उससे डिग गई सरकार। और इसीलिए जितना अपेक्षित होना चाहिए था डेवलपमेंट नहीं हो सका, यही कारण है। बिहार में चुनाव हो रहे हैं अभी, और दो तो आपकी ट्रेडिशनल पार्टियां हैं ही यहाँ पर, राजद है, जेडीयू एनडीए जिसको बोलते हैं, बीजेपी है, एक नई पार्टी भी आई है, उसके बारे में जनस्वराज। हाँ बड़ी चर्चा हो रही है, पूरा हाँ। देश उसके बारे में, आप कैसे देखिए देख रहे हैं उस चीज़ देखिए क्या नाम है उनका? प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर। वो तो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक रहे हैं, स्ट्रेटजी बनाते रहे हैं। बीजेपी के लिए भी काम किया उन्होंने, जेडीयू के लिए जेडीयू के लिए भी काम किया, बंगाल के लिए भी, टीएमसी के लिए भी काम किया था। तो वो तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और बहुत अच्छी पॉलिसीज़ उनकी रही है, जिस कारण लोग जीतता भी रहा है। लेकिन अब वो पॉलिटिक्स में आए हैं। जेडीयू ने उनको अध्यक्ष बनाया था बिहार का, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, लेकिन वो नहीं, उसमें टिके नहीं। अंदर में उनके मन में कुछ अपनी एक जिज्ञासा होगी, एक हर आदमी का एक अपना ऊपर से ऊपर पहुंचने की इच्छा होती है, महत्वाकांक्षा होती है। तो उन्होंने बनाया है। और एक चीज़ तो देखने में लग रहा है कि युवा वर्ग कुछ उनसे प्रभावित हो रहा है, और उन लोगों के मन में ये ख्याल है कि पुरानी सरकार तो बहुत तरह का वादा करती रही है और देती भी रही है, सफलता भी मिली है, लेकिन एक नए आदमी को भी मौका दिया जा सकता है, ये फीलिंग्स चल रही है। लेकिन अब राजनीति का अखाड़ा इतना खतरनाक है, कब कौन पलटी मारेगा कुछ पता नहीं है। जनता भी पूरे खुल करके बात नहीं कर रही है, जनता के मन में कुछ है। आपने जन स्वराज के बारे में पूछा तो मैं जन स्वराज की थोड़ी तारीफ कर दूंगा। दूसरा आदमी आया, कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि मुझसे बात करने के लिए, वो भी कैमरा लेके आ गया, तो मैं थोड़ी सी कांग्रेस की भी तारीफ कर दूंगा। मुझको क्या फ़र्क पड़ता है, दो शब्द कहने से अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय जनता दल और एनडीए ये जो है सो अभी मजबूत पकड़ में है। जन स्वराज हो सकता है कि कुछ सीट ले ले, कुछ लोगों के सीट को नंबर कट जाए तो हार जाए या जीत जाए, परिवर्तित हो जाए। तो लेकिन बहुत उज्जवल भविष्य नहीं है जन स्वराज मेरी दृष्टिकोण से। अब मैं तमाम पार्टियों को साइड में रख के आपसे एक बुजुर्ग होने के नाते बिहार के, मुझे ये बताइए कि बिहार को अभी किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किस किस फ्रंट पे बिहार को नेग्लेक्टेड किया जा रहा है या किया जाता रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर विकास डेवलपमेंट उस रफ्तार से नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार के पास कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं रह गई। बिहार और झारखंड, जो आज झारखंड है, वो एक स्टेट था, तो सारी इंडस्ट्री झारखंड में लगाई गई। कांग्रेस ने भी लगाया, बीजेपी ने भी लगाया, जो भी दूसरा दल था उसने लगाया उसको वहाँ, क्योंकि वो एक स्टेट था, वहाँ मिनरल्स के प्रचुर प्रचुर मात्रा में थी, तो वहाँ लगाने का फ़ायदा हुआ। लेकिन जब बंटवारा हो गया, तो झारखंड जब अलग हो गया, तो सारी इंडस्ट्री झारखंड में चली गई। वो टोटल इनकम का सोर्स जो था वो बिहार से निकल गया। अब बिहार के पास बच गया खेत, खलिहान, किसान। तो अब खेत और खलिहान पर जब इंडस्ट्री आप बनाओगे, यहाँ के किसानों को आप अपलिफ्ट करोगे, तो बिहार अपने आप चमक जाएगा। जैसे अभी मखाना बोर्ड बना है,
तो मखाना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। फिर आपको फूड प्रोसेसिंग के ऊपर में बहुत काम हो रहा है, तो उसके कारण भी डेवलपमेंट हो रहा है। और शिक्षा के प्रति अभी जो आकर्षण बढ़ा है कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। बिना शिक्षा के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों, अदर स्टेट्स को देख लीजिए, वो शिक्षा के मामले में बहुत आगे है, इसलिए वो आगे चला गया। और आपके यहाँ क्या है? जातीयता। सबसे बड़ा कलंक तो यहाँ यही है कि एक ईमानदार आदमी अगर कोई छोटे जात का है तो आप उसको महत्व नहीं देते हैं, और एक बेईमान आदमी कोई है तो आप उसको महत्व दिए चले जाते हैं। तो ये कास्टिज्म जो है वो भी एक बिहार की तरक्की में बहुत बड़ा रोड़ा है, लेकिन अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, हो जाएगा। आप नाटक से, साहित्य से, संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। आप बिहार के लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं इलेक्शन से पहले? जो आपने बात की, कोई भी इंसान आज बिहार आता है तो ये माइंड मेकअप करके आता है कि वहाँ पर कास्ट और क्लास की ही राजनीति होती है। यादव यादव को वोट देगा, मुस्लिम यादव को वोट, आरजेडी को वोट देगा, जो अपर कास्ट है वो बीजेपी जेडीयू को वोट देंगे। ये बना हुआ है और इसी पैटर्न पे यहाँ पे वोटिंग होती रही है। आप एक कलाकार होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे अपने प्रदेशवासियों को कि जात बिरादरी से ऊपर उठकर, जो आपने कहा कि कैंडिडेट की योग्यता पे वोट दें? लास्ट सवाल ये। देखिए, अपने अब हम तो एक नादान आदमी हैं, राजनीति का मुझको कोई ज्ञान नहीं है। मैं कलाकार आदमी हूँ, अभिनय करता हूँ, लोगों का मनोरंजन कराना मेरा धर्म है और उसी लाइन पर मैं चलता हूँ। लेकिन मैं अपने बिहार के भाई बहनों से यही कहूँगा कि देखो भाई, शांतिपूर्वक रह करके ईमानदार कैंडिडेट की तरफ ध्यान दे करके अगर आप वोट करोगे तो आपका राज्य तरक्की की तरफ बढ़ेगा। जातीयता एक बहुत बड़ा कलंक है बिहार के ऊपर में। आज सभी लोग कहते हैं कि बिहार से मजदूरी ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता है लोगों को। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि हम शिक्षित नहीं हैं। वहाँ मजदूर को सैलरी एक दिन में 8,000 मिलता है, अगर दूसरे प्रदेश के लोगों को, तो बिहार के लोगों को 500 रुपये मिलता है। क्यों? तुम्हारे पास हुनर नहीं है। तो इसलिए अभी हुनर जो सिखाने की एक मुहिम चली है, उसके साथ जुड़ना चाहिए लोगों को और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और जात पात से थोड़ा सा हट जाओगे यार तो बहुत तरक्की हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं यही संदेश देता हूँ और निवेदन करता हूँ आपसे कि जातीयता के ऊपर मत जाइए, कर्मठ वर्कर को देखिए, जो ईमानदार है उसको वोट दीजिए, आपका भी भला होगा और राज्य का भी भला होगा। थैंक यू सर इस बातचीत के लिए। बिहार के एक बुजुर्ग के मुंह से निकले ये शब्द अगर हर इंसान के तक पहुंच जाए तो शायद यहाँ की पॉलिटिक्स बदल सकती है, राजनीति की दिशा बदल सकती है और बिहार की डेस्टिनी भी बदल सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये बातचीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ज़्यादा बिहार की कवरेज के बारे में जानने के लिए देखते रहिए हमारी ये वीडियोज़। शुक्रिया।